सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं DUSOL की 5th सेमेस्टर की इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 3 की। इससे प्रीवियस में यूनिट 2 तक आपको कंप्लीट पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को जो है देख सकते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं यूनिट 3 और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इजी यूनिट की जो है हम बात करने वाले हैं। यूनिट का जो नाम है वो है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। इस यूनिट के अंदर आप पढ़ेंगे कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है, इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, शहरीकरण क्या होता है, जनसंख्या क्यों बढ़ती है, उसको कैसे रोका जा सकता है। कई सारी चीज़ें आप जो है जनसंख्या के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं कि आखिर क्या होता है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। एक एक चीज आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझनी है और सुननी है। देखिए, जनांकीय का मतलब होता है डेमोग्राफिक और डेमोग्राफिक का मतलब होता है जनसंख्या। मतलब ऐसा सिद्धांत जो आपको जनसंख्या के बारे में जो है डिस्क्राइब करेगा, उस चीज को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। आखिर क्या डिस्क्राइब करेगा वो देख लेते हैं। कह रहा है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है ना, इसका उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्ण करने के लिए और भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है कि आने वाले टाइम में जनसंख्या कितनी बढ़ेगी, कितनी घटेगी, क्या होगा, जनसंख्या के बारे में डिस्क्राइब करता है ये सिद्धांत। अब क्या डिस्क्राइब करता है ये सिद्धांत? हमको बताता है कि कैसे, या जैसे नहीं आएगा, कैसे आएगा कि कैसे समाज जो है पहले ग्रामीण था, खेतीहर था, अनएजुकेटेड लोग थे, और कैसे उस देश ने, उस समाज ने कैसे उस अवस्था से उन्नति करी, शहरों के अंदर रहने लगे, औद्योगिकरण हुआ, लोग पढ़े लिखे बने, कैसे ये सब चेंजेस हुए, किस किस स्टेजेस के अंदर हुए, ये सब आपको जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है आपको डिस्क्राइब करता है। किसी देश के अंदर पहले बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई थी, लेकिन उस देश ने कैसे उस चीज़ को कंट्रोल किया, बर्थ रेट और डेथ रेट को, और कैसे उसने अपनी बर्थ रेट और डेथ रेट को कम करा, कैसे ये सब चेंजेस हुए, ये सारे के सारे चेंजेस को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत आपको अलग अलग स्टेजेस के अंदर जो है बताता है। इन सभी चेंजेस को, इन सभी परिवर्तनों को अगर हम सामूहिक रूप से देखते हैं, कंबाइंड उसमें देखते हैं, तो इस चीज को जनांकीय चक्र या जनसंख्या चक्र जो है कहते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे मीनिंग पूछा जाता है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है, तो आप यहां से लेके यहां तक आप जो है लिखकर आ जाएंगे। एक ऐसा सिद्धांत जो जनसंख्या के बारे में डिस्क्राइब करेगा, फ्यूचर में हमारी जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी, जो चेंजेस, जो परिवर्तन हुए कि समाज कैसे ग्रामीण से अशिक्षित से कैसे उन्नति करता है, कैसे शहरीकरण होता है, साक्षर बनता है, कैसे बर्थ रेट डेथ रेट जो हाई होती है कैसे उसको लो पर लेकर आता है, ये सारे चेंजेस के बारे में जो डिस्क्राइब करता है उसको जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी। अब ये जो सिद्धांत है, ये जो अवस्थाएं होती हैं, इसमें एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है, इसकी अवस्थाएं बताइए। इसकी 5 अवस्थाएं होती है और यही एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिक्स क्वेश्चन है। आप घर से ही लिख के लेके जा सकते हो। 5 तरीके की अवस्थाएं इसमें आपको देखने के लिए मिलती है। किस अवस्था के अंदर क्या होता है, कैसे इसका डायग्राम बनता है, ये डायग्राम आपको घोल कर पी जाना है, ये छाप कर आ जाना है। किस अवस्था के अंदर क्या होता है, एक एक अवस्था हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको एक एक चीज़ समझनी है। 5 अवस्थाएं होती है, ठीक है जी। तो 5 अवस्था के अंदर सबसे पहली अवस्था के अंदर क्या होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। बर्थ रेट, जन्म दर भी बढ़ती है, मृत्यु दर भी बढ़ती है, जिसकी वजह से ओवरऑल जनसंख्या घटती है। दूसरी के अंदर बर्थ रेट तो हाई होती है, डेथ रेट गिर जाती है, जिसकी वजह से जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ती है, क्योंकि बच्चे पैदा हो रहे हैं और मर कोई नहीं रहा है। तीसरी अवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था है, ठीक है, एग्जाम में सेपरेट पूछी जाती है। तीसरी अवस्था में क्या होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही लो हो जाती हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से अभी हम इसको पांचों को डिस्क्राइब में पढ़ने वाले हैं।
इसी तरीके से चौथी में क्या होता है, तीसरी के अंदर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही घट रही थी। चौथी में क्या होता है, निम्न जन्म दर निम्न मृत्यु दर बहुत ज्यादा लो हो जाती है। दोनों घट रहे हैं तीसरी में, लेकिन चौथी में क्या हो रहा है, उससे भी ज्यादा लो, उससे भी ज्यादा लो, तीसरे से भी ज्यादा लो। और पांचवें में क्या होता है, लगभग बराबर, वो इसका लगभग बराबर, एक एक मतलब जन्म दर और डेथ रेट दोनों सेम। अब इन पांचों अवस्थाओं को किस अवस्था के अंदर क्या होता है, इसको हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तब जाके आपको जो है भेजे में बात घुसने वाली है। आंखें खोलकर, दिमाग खोलकर आपको अपनी आंखें स्क्रीन में जो है गड़ा लेनी है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, आपको एक एक चीज़ ये एग्जाम में एक्सप्लेन करके आनी है। सबसे पहली अवस्था की अगर हम बात करते हैं तो कह रहे हैं यहाँ पे भाई, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बहुत ही ज़्यादा जो है हाई होती है, जिसकी वजह से इसको धीमी जनसंख्या वृद्धि की दर कहते हैं। ठीक है, ये हम ऊपर भी पढ़ के आ चुके हैं। इसमें क्या होता है, इसे जनसंख्या वृद्धि की अस्थिर अवस्था कहा जाता है, क्योंकि जनसंख्या, बर्थ रेट भी बढ़ रही है, डेथ रेट भी बढ़ रही है, दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो जिसकी वजह से ओवरऑल इम्पैक्ट जो है जनसंख्या वृद्धि ना के बराबर जो है होती है, कुछ वृद्धि देखने के लिए नहीं मिलती है, क्योंकि दोनों ही क्या है, वो दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई है। तो कभी बढ़ भी सकती है, कभी घट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। इस अवस्था में ये जो लाइन है, हर हर अवस्था के अंदर आपको बताया जाएगा, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों पर 1000 पे काउंट होती है। ठीक है, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर 30 से 35 प्रति हजार होती है। ये लाइन जरूर लिख कर आनी है आपको। इसके अंदर ये वैसे देशों की विशेषता होती है जहाँ पे समाज का ढांचा ट्रेडिशनल होता है, पुरानी सोच वाला होता है, पिछड़े हुए लोग होते हैं, सोच बहुत ज़्यादा पुरानी होती है, जिसकी वजह से उस समाज की जो जन्म दर और जो मृत्यु दर होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है जी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन तो ज़रूर लिख कर आनी है। कौन कौन से देश इस अवस्था के अंदर आते हैं, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। इथोपिया है, लाओस है एंड पापुआ न्यू गिनी है, ये सारी कंट्रीज इस अवस्था के अंदर आती है। ये लाइन आपको ज़रूर लिख के आनी है। कंट्री का नाम, कौन सी कंट्री किस अवस्था के अंदर आती है, ठीक है, एंड किस अवस्था के अंदर कितना पर 1000 बर्थ रेट और डेथ रेट होता है, ये लिख कर आना है। और किस अवस्था के अंदर क्या होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट बढ़ती है, घटती है, दोनों बराबर रहती है, ये तीन चीज़ें आपको हर स्टेज के अंदर लिख कर आनी है, तब जाके आपको मार्क्स जो है मिलने वाले हैं। पहली अवस्था आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ। बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से ओवरऑल इम्पैक्ट कोई बर्थ रेट जनसंख्या की वृद्धि से नहीं बढ़ रही है। दूसरी अवस्था की बात कर लेते हैं। दूसरी अवस्था की अगर हम बात करते हैं तो इसे जनसंख्या विस्फोट या संक्रमण की अवस्था कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सेपरेट एग्जाम में पूछी जाती है दूसरी अवस्था कि आखिर जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। जनसंख्या विस्फोट एक ऐसी स्थिति होती है देश के अंदर जहाँ पे बर्थ रेट बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल से बढ़ रही होती है, लेकिन डेथ रेट जो है वो घट रही होती है। बच्चे पैदा हो रहे हैं लेकिन मर कोई नहीं रहा है, कम लोग मर रहे हैं, जिसकी वजह से उस देश की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। जन्म दर 40 से 50 प्रति हजार है, जबकि डेथ रेट केवल 15 से 20 हजार। मतलब जब कंट्री अपना हेल्थ स्ट्रक्चर ठीक कर लेती है, लेकिन उस कंट्री के अंदर लोग वही पुराने ख्यालातों के, रूढ़िवादी सोच के, ट्रेडिशनल सोच के होते हैं कि हाँ ज़्यादा बच्चे पैदा करना जो है वही फायदेमंद होता है। ऐसी स्थिति में जब देश होता है तो वो दूसरी अवस्था में होता है। विश्व के अधिकतर विकासशील देश जो है वो इसी अवस्था में होते हैं, जो अपना हेल्थ स्ट्रक्चर जो है वो तो ठीक करके अपनी डेथ रेट को, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज लेकर आ जाते हैं और अपनी डेथ रेट को कम कर लेते हैं, लेकिन लोगों की सोच नहीं बदल पाते, जिसकी वजह से, क्योंकि अनपढ़ होते हैं, पढ़ा शिक्षा का अभाव होता है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करने पे भरोसा रखते हैं। फिर उसके बाद जब दूसरी स्टेज खत्म होती है, फिर हम तीसरी की बात करेंगे। फिर लोगों को एजुकेटेड किया जाता है, जागरूक किया जाता है कि ये चीज़ गलत है। तीसरी अवस्था के अंदर तब जाके जन्म दर जो है वो गिरने लगती है, वो हम तीसरी में पढ़ेंगे। इस अवस्था ऐसी ऐसी अवस्था में जो देश होते हैं वहाँ बेरोजगारी होती है, अशिक्षा होती है, बुनियादी ढांचे की कमी होती है, खाने पीने का अभाव होता है। ये इन कंट्रियों की विशेषता होती है। कौन कौन से देश इसके अंदर आते हैं, ये सारे के सारे देश लिखे हुए हैं यहाँ पे।
भारत भी इस अवस्था में था, लेकिन 1921 में। ये लाइन जरूर लिख कर आनी है, ये लाइन जरूर लिख कर आनी है, और ये, ठीक है। कितना किस अवस्था के अंदर होता है, क्या होता है उस अवस्था के अंदर, और कौन सी कंट्री थी। ये थी आपकी दूसरी अवस्था। अब हम बात करते हैं तीसरी अवस्था की। तीसरी अवस्था के अंदर क्या है, तीसरी अवस्था के अंदर क्या होता है, अब लोगों को जागरूक किया जाता है, लोगों को शिक्षित किया जाता है कि भाई नहीं है, इतने बच्चे पैदा नहीं करने हैं, फैमिली प्लानिंग नाम की कोई चीज होती है, एक बच्चा 2 बच्चा ठीक है। ये जनसंख्या वृद्धि में ह्रास की प्रवृत्ति है। ह्रास का मतलब होता है गिरावट। अब बर्थ रेट गिरती है, डेथ रेट तो है ही कम, बर्थ रेट भी गिरने लगती है। लोगों को साक्षर किया जाता है, एजुकेटेड किया जाता है, छोटे परिवार ठीक होता है, इतनी बड़ी फैमिली फौज खड़ी करने का कोई फायदा नहीं होता। लोगों की सोच को बदला जाता है, जिसकी वजह से बर्थ रेट में कमी आती है, और मृत्यु दर तो घट ही रही है। कितनी होती है, बर्थ रेट 20 से 30, डेथ रेट 10 से 15। अगर ओवरऑल की बात करें, अब भी बर्थ रेट ज़्यादा है डेथ के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से ओवरऑल जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। कौन कौन सी कंट्रीज इस अवस्था के अंदर आती है वो देख लेते हैं एक बारी, कि कौन कौन सी कंट्री इस अवस्था के अंदर आती है। इसके अंदर जो है भारत इस अवस्था में जो है 1991 में आया था। इसमें ये सारे पुर्तगाल, न्यूजीलैंड, जापान, स्पेन, चीन, ये सारी कंट्रियां इस अवस्था के अंदर जो है आती है। अच्छा जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ अवस्था की। फोर्थ में क्या होता है जी, फोर्थ अवस्था की बात करें, थर्ड में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही गिर रहे हैं, ठीक है जी। फोर्थ में क्या होता है, ये जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था है। मतलब कि अब वृद्धि, अब ऊपर वाली में क्या हो रहा है, एक बारी दोबारा से देख लीजिए। तीसरी अवस्था में क्या होता है, तीसरी अवस्था के अंदर दोनों ही गिर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बर्थ रेट ज्यादा थी, जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ेगी। चौथी में क्या होता है, कह रहा है चौथी अवस्था जो है ना मेरे भाई, वो जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था है, मतलब दोनों डाउन जा रहे हैं। इस अवस्था में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही न्यून हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा कम रेट से बढ़ते हैं। जैसे कि जन्म दर केवल 10 से 15, बर्थ डेथ रेट भी 10, मतलब दोनों ना के बराबर। ये जरूर लिखनी है ये लाइन। ये विकसित देश, विकसित समाज की विशेषता है कि भाई पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे कम पैदा करने पे विश्वास रखते हैं, और विकसित देश है, अपना हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा कर रखा है, जिसकी वजह से डेथ रेट भी कम है, लोग मर ही नहीं रहे हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है उस कंट्री के पास। तो डेथ रेट भी कम कर ली उसने, और लोगों को जागरूक किया, एजुकेटेड किया, जिसकी वजह से बर्थ रेट भी कम है। G8 के देश, G8 का मतलब ग्रुप ऑफ 8, जैसे कि सिंगापुर, हांगकांग, ये सारी कंट्रीज इस अवस्था में आती है। भारत 2021 में 21 तक इस अवस्था में आ सकता है। आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, 2021 तो गया, तो हम क्या इस अवस्था के अंदर आए हैं या नहीं आए हैं, ये आप मेरे को जो है कमेंट करके बताएंगे। अब हम बात करते हैं फिफ्थ अवस्था की। फिफ्थ अवस्था और लास्ट अवस्था। फिफ्थ अवस्था को कॉलिन क्लार्क ने ऋणात्मक वृद्धि अवस्था का नाम दिया है। ये बड़ी खतरनाक अवस्था है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। फोर्थ में क्या था, दोनों ही ना के बराबर, बर्थ रेट भी डेथ रेट भी बढ़ते हैं, लेकिन दोनों ही ना के बराबर, बहुत ही कम उससे। पांचवी में क्या होता है, पांचवी के अंदर, इस अवस्था के अंदर क्या होता है, डेथ रेट तो बिल्कुल ही बंद हो जाती है, मतलब बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है, देश के अंदर लोग मरते ही नहीं हैं। लेकिन लोग इतने पढ़ लिख जाते हैं, इतने पढ़ लिख जाते हैं कि भाई उनकी सोच ही बदल जाती है, शादी ही नहीं करनी है। अब ये शादी नहीं होगी तो फिर बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो इसमें बर्थ रेट जो होती है, देखिए क्या लिखा है, जन्म दर मृत्यु दर से भी कम हो जाती है, बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे, बर्थ रेट कम है, डेथ रेट जो है वो ज्यादा हो जाती है। ये अत्यधिक विकसित, जब लोग पढ़ लिख जाते हैं ना, तो लोगों की सोच बदल जाती है। जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज होती है, वहां यह अवस्था देखने के लिए मिलती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, ये सब कंट्रीज जो हैं वो इस अवस्था के अंदर आती हैं। तो ये पांचों अवस्थाएं मैंने 1 बाय 1 आपको समझाई है। आई होप आपको एक एक अवस्था, किस अवस्था के अंदर क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपको कुछ नहीं लिखना, यूरोप देश के संदर्भ में ये कुछ नहीं लिखना, ये सब बेकार है।
ठीक है, ये सब आपको कुछ नहीं लिखना। आपको क्या क्या लिखना है मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। एक बारी अर्थ लिखना है, सबसे पहले अर्थ लिखना है, ये डायग्राम बनाकर आना है, ठीक है। एंड उसके बाद वो पांचों अवस्थाएं एक्सप्लेन करनी है। पांचों अवस्था के अंदर हर अवस्था के अंदर बर्थ रेट, डेथ रेट पर थाउजेंड कितनी होती है वो ज़रूर लिखना है, कंट्री का नाम ज़रूर लिखना है, और उस अवस्था के अंदर क्या होता है ये ज़रूर लिखना है। ये 3 चीज़ें ज़रूर डिस्क्राइब करनी है, तब जाके आपको 15 नंबर जो है मिल पाएंगे। और ये एग्ज़ाम के अंदर जो है फिक्स क्वेश्चन है, आता ही आता है। जनांकी संक्रमण सिद्धांत जनसंख्या के बारे में डिस्क्राइब करता है कि जनसंख्या की जो वृद्धि की जो दर है उसको डिस्क्राइब करता है कि कैसे बढ़ रही है, उसको आप किस अवस्था के अंदर रखोगे। इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई भी अवस्था समझ में ना आई हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या नीचे मेरा जो है यूज़र नेम आ रहा होगा Duggal_return। आप इंस्टाग्राम पर भी मेरे से जो है कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, इसमें कुछ भी आपको समझ में ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो अगले टॉपिक की बात करने वाले हैं कि भाई जनसंख्या क्यों बढ़ती है, इससे आर्थिक विकास पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। कई सारी चीज़ें हैं जो हमें जनसंख्या के बारे में जो है पढ़नी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।